नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव पालीवाल और आज मैं फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर एडिटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो है अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो करते रहें। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट और नया टॉपिक है वो हो जाता है एलपीजी, जिसको हम बोल देते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसका और जो बड़ा फेमस सा नाम है उसको जो है हम नई आर्थिक नीति 1991 के नाम से भी जानते हैं। नई आर्थिक नीति 1991, इससे मतलब 1991 से पहले भी जो है कोई ना कोई देश के अंदर आर्थिक नीति चल रही होगी। उस आर्थिक नीति के प्रबंधन में जो है कुछ एक कमियां आई, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाया। देश की जो वित्तीय कार्यकारिणी जो हुआ करती थी उनके माध्यम से जो है वो जो कुशल नेतृत्व था उसका अभाव था, दूरदर्शिता का अभाव था, जिसकी वजह से जो है देश के सामने कुछ एक आर्थिक संकट जो है वो उत्पन्न हुए। आर्थिक जो संकट थे वो किन प्रकार के थे, क्या क्या स्वरूप थे, तो हमने जो है उनको 3 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करके और पढ़ना चाहा है ना, कि हमें जो है एलपीजी और जो नई आर्थिक नीति थी उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके लिए जो है प्रमुख मुख्यतः जो है वो 3 कारण होते हैं। पहला तो हो जाता है कि देश का जो राजकोषीय घाटा है वो अपने इतिहास के शिखर पर था। मतलब जो देश का राजकोषीय जो घाटा था वो जो है वो सर्वाधिक था। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की कुछ आय होती है, सरकार के द्वारा उस आय को जो है कहीं ना कहीं पर खर्च किया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? सार्वजनिक व्यय बोल देते हैं। सरकार की जो इनकम हो रही थी वो तो कम हो रही थी और जो सरकार के द्वारा जो किया जाने वाला खर्चा था वो सर्वाधिक था। एक्चुअल में इसके पीछे कारण ये था कि 1980 के दशक में जो है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या में जो विस्फोट है वो जो है अपने चरम पर था, वो जो है सर्वाधिक हो रहा था। तो ऐसे में क्या थी कि जो देश की जो सरकार है, सरकार के द्वारा क्या किया गया? विकास नीतियों का जो है वो निर्माण किया गया, गरीबों का जो है उन्मूलन किया जा सके, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जा सके, और जो जनसंख्या जो विस्फोट की सी समस्याएं थी उसके लिए जो है परिवार कल्याण संबंधी जो है कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह जो है वो भी अनाउंस की गई है ना, उनके भी जो है वो लागू किया गया। तो अब जब ऐसे में इन चीजों के ऊपर, इन क्षेत्रों के ऊपर खर्चा किया जा रहा था जो कि जो एकदम से बेसिक से क्षेत्र थे, है ना, जो एक तरीके से प्राथमिक क्षेत्र थे, जहां से जो है सरकार को पुनः आय प्राप्त हो, ऐसा जो है दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो सरकार ने क्या था? ऐसी जगहों पे खर्चा तो कर दिया, इनकम वहां से आने का जो है हाल में जो है किसी प्रकार का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो ऐसे में क्या था कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा था वो 1980 से और 1990 के बीच में क्या था? निरंतर जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। उसका ग्राफ जो है कैसे था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ठीक बात है। अब क्या हो रहा था? सरकार को जो इनकम प्राप्त हो रही है, मैंने भी बोला सरकार की इनकम और सरकार के एक्सपेंडिचर, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती थी वो कहां से होती थी? जो सरकार जो है टैक्स लगाती थी, चाहे इनकम टैक्स लगा रही है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, है ना। तो सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति हो रही थी वो तो करों के माध्यम से हो रही थी। जबकि जो सरकार के खर्चों की भी हमने बात कर ली, गरीबी के उन्मूलन के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों के ऊपर जो उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। एक तो सरकार को इनकम प्राप्त हो रही थी टैक्सेशन के माध्यम से, और एक सरकार को इनकम प्राप्त हो रही थी जो सार्वजनिक उद्यम है, सरकार के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं, इनके माध्यम से क्या थी? सरकार को जो राजस्व है उसकी प्राप्ति होती थी। लेकिन सरकार ने क्या कर रखा था कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे इनको जो है जरूरत से ज्यादा जो है नियंत्रित करा हुआ था। मतलब इनको जो है किसी प्रकार की स्वायत्ताएं जो है वो प्राप्त नहीं थी। स्वायत्ताएं प्राप्त नहीं थी, इसीलिए ना तो एक कुशलता को प्राप्त कर पा रही थी, इसीलिए जो है ना ही स्वयं का जो है ये व्यवसायीकरण कर पा रही थी, ना ही जो है ये जो है खुद को जो है प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र के अंदर जो है वो खड़ा कर पा रही थी। ठीक बात है। मतलब कि हाँ ठीक है, जो एक्चुअल में बता दिया गया है, जिन कंडीशंस के साथ में आपको बता दिया है उन कंडीशंस के साथ में आपको डील करना होता था। मतलब किसी प्रकार की जो है स्वतंत्रता, स्वायत्ता जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनको प्रदान नहीं करी गई थी। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरी चीज हो जाती है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है साथियों? मैं इसके लिए जो है आपको विमल जालान की जो समिति है उसका जो है एक उनके द्वारा दी गई कुछ एक सिफारिशें हैं, उनके बारे में चर्चा करता हूं पहले, फिर बताऊंगा कि जो है भुगतान संतुलन क्या होता है। जो विमल जालान है, विमल जालान ने बोला कि भारत की जो जीडीपी है,
जीडीपी के 1% जो है भुगतान संतुलन का जो चालू खाता है उसके घाटा 1% होना चाहिए। मतलब भारत की जीडीपी अगर 100 रुपया है तो जो भुगतान संतुलन का घाटा है, चालू खाते का घाटा है, वो कितना होना चाहिए? केवल 1% होना चाहिए। 100 रुपए पे केवल 1 रुपया होना चाहिए। जीडीपी क्या हो जाती है? मैंने आपको पहले पिछले एक वीडियो में बोला था कि जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तो उस टाइम पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से वो लगभग हर एक टॉपिक के अंदर जीडीपी जीडीपी शब्द जो है वो आने वाला है। क्या होता है साथियों, एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा या देश की जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र है उस दायरे के अंदर जितने भी वस्तु तथा सेवाएं उत्पादित हो रहे हैं उनका जो बाजार मूल्य होता है वही क्या हो जाता है? देश की जीडीपी हो जाती है। क्या बोला मैंने? एक वित्तीय वर्ष, उसके अंदर जो देश के निवासी हैं उन निवासियों के द्वारा क्या किया जा रहा है? देश के नागरिकों के द्वारा देश के निवासियों के द्वारा जो क्या किया जा रहा है देश की घरेलू सीमा में और देश के जो आर्थिक अनन्य क्षेत्र हैं उस आर्थिक दायरे के, उस देश के आर्थिक सीमा के अंदर रह करके जितना उत्पादन किया जा रहा है उसका जो बाजार मूल्य होता है वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। उस जीडीपी का 1% ही क्या होना चाहिए? भुगतान संतुलन का जो चालू खाते का जो घाटा है वो कितना होना चाहिए? 1% जो है वो होना चाहिए। दूसरी बात विमल जालान समिति ने क्या बोली? उन्होंने ये बोली कि जो देश का रिजर्व है ना, जो देश का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसके अंदर न्यूनतम जो है 90 दिन का रिजर्व जो है आपके पास में शेष जो है वो रहना चाहिए। तब तो जो है हमारा देश जो है ऐसी स्थिति में रहेगा कि जो है कितनी भी जो है ग्लोबल स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जितनी भी हलचलें आएंगी उनको जो है वो आसानी से झेल जाएगा। अब भुगतान संतुलन क्या होता है उस बात को समझते हैं अपन। साथियों क्या होता है कि जैसे भारत है, भारत अन्य देशों के साथ में क्या करता है? उत्पाद तथा सेवाओं को विक्रय भी करता है और क्या करता है? क्रय भी करता है। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं? यहां से सामान को बाहर बेचते भी हैं और सामान और सेवा जो है वहां से प्राप्त भी करते हैं। ठीक बात है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? ऋण देते भी हैं। वे छोटे गरीब देशों को हम क्या करते हैं? ऋण देते भी हैं, अनुदान देते भी हैं और बाहर से क्या करते हैं? ऋण और अनुदानों को प्राप्त भी करते हैं। तो उनका जो लेखा जोखा जिस खाते के अंदर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? भुगतान संतुलन का खाता बोल देते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी हमारे लायक जानने लायक केवल चीज इतनी सी ही है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये डिटेल में दी हुई नहीं है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 2 लेक्चर की कम से कम जो है हमारे वीडियोस बनते हैं, तो हम इसको जो है यहीं पे एक बार रोकने का प्रयास करते हैं। फिर देखते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है साथियों? मुद्रास्फीति की जो गणना है वो सीएसओ करता है, जो केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है नई दिल्ली में उसके द्वारा किया जाता है, जो या फिर एक जो है श्रम ब्यूरो है शिमला में उसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी जो है हम केवल फैक्ट्स को ही ध्यान रखें क्योंकि मुद्रास्फीति जो है वापस से जो है अपने आप में जो है एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो साथियों जो थोक मूल्य का सूचकांक है उसके आधार पर 10.3% और जो थोक मूल्य का सूचकांक है, सॉरी जो उपभोक्ता मूल्य का सूचकांक है उस पर जो है 10.3%। मैंने क्या बोला कि एक तो हो जाता है थोक मूल्य का सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 10.3%, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 11.2% की दर से जो है महंगाई निरंतर बढ़ रही थी। ठीक है, दूसरी चीज और क्या थी? दूसरी चीज और ये थी कि निरंतर 3 वर्षों से अच्छी तो जो है वर्षा हो रही थी, देश में अच्छा उत्पादन हो रहा था, फिर भी जो है मुद्रास्फीति जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुद्रास्फीति जो है निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। तो ये क्या थे? कुछ एक जो है ये फेलियर्स थे, इनकी वजह से जो है किसको लाया गया? एलपीजी को, या जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको लाया गया। अब इसके ठीक है, ये सारी की सारी कहानी हो गई। फिर उसके बाद में उस समय क्या था कि जो देश में प्रधानमंत्री थे वो तो थे पीवी नरसिम्हा राव साहब और जो वित्त मंत्री थे वो थे अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है वर्ल्ड बैंक के पास में गए। वर्ल्ड बैंक का उस समय पे नाम हुआ करता था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना एवं विकास बैंक। ठीक है, जिसे आज हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। मनमोहन सिंह जी विश्व बैंक के पास में गए और विश्व बैंक के पास में जाकर के बोला कि साहब हमारे जो देश में जो है त्राहिमाम हो रखा है, अर्थव्यवस्था के जो है बट्टे लग चुके हैं और हमें जो है आपसे $7 बिलियन का जो है वो ऋण चाहिए। कितना? $7 बिलियन का हमें कितने डॉलर का? $7 बिलियन का जो है लोन चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि बोले साहब लोन तो आपको दे दें, लेकिन लोन आप लोग वापस चुका पाओ
ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि आपके देश का जो आर्थिक संरचनाएं हैं, आपका जो संरचनात्मक ढांचा है, वो क्या है, बेहद ही जो है उसके अनुकूल नहीं है। हमने अगर ये पैसा दे दिया तो वो भी जो है अर्थव्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं जाकर के उलझ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और हम जो आपको बेल आउट पैकेज जो देने वाले हैं, ये बेल आउट पैकेज भी जो है वापस नहीं आने वाला। वो बोलते हैं साहब हमें लोन चाहिए इस चीज का, हमें ग्रांट नहीं मांगने आए हैं। बोले हाँ साहब, लोन की तो बात कर रहे हैं, लोन ही आपको जो है वो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके देश की जो अभी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं वो इस अनुरूप नहीं है कि उस ऋण का जो है आप लोग पुनर्भुगतान हम लोगों को कर पाए, उसका रीपेमेंट जो है हम लोगों तक वापस कर पाए। तो बोले साहब कहना क्या चाहते हो, कि बोले देखो साहब आप क्या करते हो कि जो है ना जो एलपीजी वाली चीजें हैं, आपके जो उद्योग हैं, आपके जो उद्यम हैं, वहां पे उनके प्रति आपने क्या कर रखा है, जगह जगह पर आपने जो है कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। आप निजी क्षेत्रों को जो है काम ही नहीं करने देते हो, है ना। आपका जो बाजार है वो क्या हो रखा है, बंद अर्थव्यवस्था हो रखी है। कुछ एक क्षेत्रों में जो है आप वैश्विक स्तर पे जो है प्रख्यात अपनी जो है छवि छोड़ सकते हो। कुछ एक चीजें जो इतनी अच्छी हैं, जिनका उत्पादन भारत के द्वारा इतने अच्छे स्तर पे किया जाता है, लेकिन वो क्या हो रखा है, केवल भारत की सीमाओं तक जो है वो सीमित है। आप उन्हें क्या करो, भारत से बाहर निकालो, भारत से बाहर बेचो। ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर आप उस चीज को बेचते हो तो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व आएगा, फिर जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली जो समस्याएं हैं ये भी जो है वो नहीं रहेंगी। महंगाई को भी जो है कहीं ना कहीं जो है आपको जो आप अगर सुधार करते हो, आपने क्या कर रखा है कि हर एक क्षेत्र के अंदर जो है खुद के पैर फैला रखे हैं, जो सारे के सारे काम जो है आप लोग खुद ही करना चाहते हो। आप लोग निजी क्षेत्रों को जो है आगे बढ़ने का मौका दो, उनको जो है काम करने का मौका दो। आप दूर से ध्यान रखो, आप उनके कंट्रोलर मत बनो, आप उनके नियंत्रक मत बनो, आप उनके सपोर्टर बनो कि हाँ ठीक है, किसी भी चीज की आवश्यकता है तो हम लोग पीछे खड़े हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या है, उस हिसाब से जो है कुछ एक सुधार जो है करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो साहब अब बताओ, आप जैसे जैसे बताओ हम तो वैसे वैसे करे जाएंगे, लेकिन साहब अब लोन तो जो है हम लोग लेकर के जाएंगे। तो ठीक है, आप लोगों को जो है दो प्रकार के सुधार जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो करने पड़ेंगे। तो दो प्रकार के उपाय जो है हम आप लोगों को बता देते हैं। तो एक तो उन्होंने बताया शॉर्ट टर्म, और एक बताया उन्होंने लॉन्ग टर्म। अल्पकालीन उपाय और दीर्घकालीन उपाय। अल्पकालीन उपायों के अंदर तो ये बताया गया कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अंदर क्या करो, आप जो है कुछ एक प्रमुख क्या है, आपकी जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, उनको आप क्या कर लो, दूर कर लो। ठीक बात है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो हालात है थोड़ा सा इनको सुधार लो। और दूसरा क्या कर लो, दूसरा आप ये कर लो कि जो आपकी महंगाई है, महंगाई को क्या करो, आप लोग नियंत्रित करने का प्रयास करो। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो स्थायित्व के अवस्था में आ जाएगी। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, स्थायित्वकारी उपाय बोला गया। इससे आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी। जो अर्थव्यवस्था की हालत जो नीचे जाती जा रही है, डाउन होती जा रही है, खराब होती जा रही है, वो क्या हो रही है, एक बार को स्थिर हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस अर्थव्यवस्था के स्तर को जो है ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या काम करने हैं स्थायित्वकारी के अंदर, कि एक तो क्या करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हो जाता है हमारा, जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, भुगतान संतुलन जो है, उसको क्या करेंगे हम लोग, जो है उसके अंदर कुछ आमूलचूल छोटे छोटे जो है वो परिवर्तन लेकर के आएंगे, और उन परिवर्तनों के माध्यम से क्या करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को स्थायित्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज जो बढ़ती हुई महंगाई है, इस बढ़ती हुई महंगाई को जो है नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, शॉर्ट टर्म उपाय तो ये हो जाते हैं। फिर लॉन्ग टर्म उपाय क्या हो जाते हैं, दीर्घकालीन उपाय क्या होते हैं। दीर्घकालीन उपायों के अंतर्गत आप क्या करोगे, आपके जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक हैं उनके अंदर क्या करोगे, आप लोग आमूलचूल परिवर्तन लाओगे। क्या क्या परिवर्तन उनके द्वारा सुझाए गए, क्या क्या परिवर्तन उनके द्वारा बताए गए, उसके बाद में हम लोगों ने कौन कौन से परिवर्तनों को हमारे देश के अंदर लागू किया, हम जो एक एक करके यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाता है हमारा उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरल मतलब कि उदार होना। उदार मतलब कि सरकार ने क्या कर रखा था, पहले स्वयं को इतना ज्यादा जो है प्रतिबंधात्मक बना रखा था, लाइसेंसात्मक बना रखा था कि जो निजी क्षेत्र है वो तो जो है कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा था, और जो कोई काम करने होते थे हर एक चीज के लिए कदम कदम पर क्या लेना होता था, आपको लाइसेंस लेना होता था। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज लाएगी वो क्या लाई गई, उदारीकरण को लाया गया, कि जो लिबरल जो है, लिबरल इकोनॉमी को जो फेवरेबल चीजें होती हैं उनको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। देखते हैं, पहली चीज क्या हो जाती है, औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर हो जाता है, इसके अंदर क्या था, सबसे बड़ी जो मेन कॉज थी वो तो थी एक तो लाइसेंस व्यवस्था। आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले प्लांट की स्थापना करनी है तो आपको लाइसेंस लगेगा। आपको अगर अपने प्लांट को समाप्त करना है, बंद करना है, तो लाइसेंस लगेगा। ठीक है, तो भी आपको अनुमति की आवश्यकता होगी। आपको कितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए लाइसेंस लगेगा। आपको कीमत क्या रखनी है उसके लिए लाइसेंस लगेगा।
लाइसेंस मतलब अनुमति कह रहा हूं मैं, ठीक है। और आप जो है उस चीज को कहां कहां पर वितरण करोगे, उन सब चीजों के लिए आपकी अनुमति लगेगी। इसकी वजह से क्या था कि एक तो जो है देश के अंदर रेड टेपिज्म जो हो जाता है, लाल फीताशाही जो हो जाती है, कदम कदम पे आपको क्या करना है, नौकरशाही को जो है नौकरशाही का सम्मान करते हुए जाना, मतलब एक तरीके से आपको क्या करना है, उनको ब्राइब करते हुए जाना है। कागजी कार्रवाई इतनी थी, इतनी जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी, इसकी वजह से क्या था कि जो है लाइसेंस लेना वो लोग जो है जरूरी नहीं समझते थे। अब जो सक्षम भी थे थोड़े बहुत, वो भी क्या थे कि इतनी कानूनी जो पेचीदगियां, जो जटिलताएं थी, इनको देखते हुए क्या थे, एकदम से चुप बैठे हुए थे। दूसरी चीज क्या हो जाती है, कुछ एक क्षेत्र जो थे वो क्या थे, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है वो सीमित कर दिए गए थे कि जिनके अंदर व्यापार या उद्योग जो है कौन लगा सकता है, केवल सरकार ही लगाएगी। जो निजी क्षेत्र हैं उनके लिए जो है उनके अंदर प्रवेश जो है वो निषिद्ध कर दिया गया था। तीसरी चीज क्या थी कि देश के अंदर जो है पहले प्राचीन काल से क्या थे कि जो छोटे छोटे लघु और जो कुटीर उद्योग हैं, परंपरागत जो उद्योग थे वो पनप रहे थे, अंग्रेजों ने उनको समाप्त किया। उसके बावजूद अंग्रेजों के जाने के बाद जो धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे जो एस्टेब्लिश होने स्टार्ट हुए थे, उनको भी क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया कि हाँ ठीक है, इस सीमित क्षेत्र के अंदर तो जो है ये लघु और कुटीर उद्योग ही काम करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगी। तो क्या कर दिया गया, एक तरीके से उनको भी जो है वो आरक्षित कर दिया गया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया, कीमत और जो वितरण है उनको भी जो है नियंत्रित किया जाने लगा था। अब 1991 की जो है नई आर्थिक पॉलिसी आई, और पॉलिसी आने के बाद में देखिए चेंजेस क्या क्या आए। सभी जो क्षेत्र थे, सभी औद्योगिक जो क्षेत्र थे, उनको जो है वो ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। निजी क्षेत्र भी जो है उनके अंतर्गत काम कर सकते थे। केवल 6 सेक्टर्स ऐसे थे जिनके लिए जो है लाइसेंसिंग व्यवस्था को आज भी जारी रखा गया है ना, मतलब उसके 91 के बाद में जो है वो जारी रखा गया। कौन कौन से क्षेत्र थे, एक तो अल्कोहल का प्रोडक्शन, ठीक है, दूसरी हो जाती है सिगरेट का प्रोडक्शन, तीसरी चीज हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स या जो इलेक्ट्रॉनिकी होती है उसका प्रोडक्शन, चौथा हो जाता है जो आपके जहरीले जो रसायन होते हैं और या जो विस्फोटक सामग्री जो होती है, औद्योगिक विस्फोटक की जो सामग्री होती है ना, उनका उत्पादन हो जाता है। एक आपका विमानिकी हो जाता है। विमानिकी तो वो तो धीरे धीरे क्या करा है इन लोगों ने, जो है धीरे धीरे करके क्या है, प्राइवेटाइज सेक्टर के अंदर जो है इसके लिए भी जो है लाइसेंसिंग देना जो है वो प्रारंभ कर दिया है। ऐसे जो है कुछ एक 5 से 6 सेक्टर्स हैं जिनके लिए आपको जो है आज की डेट में अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, और नहीं तो बाकी सारे के सारे सेक्टर्स इन्होंने क्या कर दिया, ओपन फॉर ऑल कर दिया, ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर भी कर दिए। नेक्स्ट चीज देखिए आप, सरकार ने जो है केवल 2 सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अपने पास में रखे हैं, बाकी फ्री फॉर ऑल कर दिया या फिर कुछ के लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था कर दी। अब जो खुद के पास में रखे हैं उनमें एक तो आ जाता है आपका परमाणु ऊर्जा आ जाती है ना, जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, सॉरी नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वो आ जाती है, और एक दूसरी चीज क्या आ जाती है, रेलवे को भी जो है, रेलवे के भी कुछ एक कार्य जो है उनको भी आज की डेट में क्या कर दिया गया है, प्राइवेटाइज जो है वो कर दिया गया है। और जितनी उन लोग को हम बोलते हैं स्वायत्ता की जो बात थी, स्वायत्ता को बढ़ावा दिया गया, उसके साथ साथ जो है उनको जो प्रतिस्पर्धी जो माहौल था वो उपलब्ध करवाया गया, फर्मों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करा गया, उनकी समृद्धि में जहां कहीं पे कोई विकास में बाधा आ रही थी, उन सारी बाधाओं को जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी उनको भी जो है निराकरण के पूरे प्रयास किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है औद्योगिक क्षेत्र समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय क्षेत्र की। साथियों, वित्तीय क्षेत्र का जो नियमन था, वित्तीय क्षेत्र को रेगुलेट करने का काम तब भी आरबीआई करता था, आज भी आरबीआई करता है, ठीक है। लेकिन उस समय जो है आरबीआई का हस्तक्षेप जो है वो जरूरत से ज्यादा नियंत्रणकारी हुआ करता था। वर्तमान में क्या है, आरबीआई को नियंत्रणकारी जो शक्तियां हैं उनको सीमित करके और जो सहयोगात्मक जो शक्तियां हैं उनको जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब आज वर्तमान की डेट में क्या करता है आरबीआई, क्या करता है, इनका केवल एक मार्गदर्शक के रूप में जो है वो कार्य करता है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जो है एम नरसिम्हन नाम की जो है एक समिति बनाई गई, उस समिति ने जो है कुछ एक सिफारिशें दी। उसने बोला कि साहब ये जो बैंकों के पास में जो रिजर्व होते हैं, सीआरआर और एसएलआर, कौन कौन से रिजर्व होते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वाला तो उनको जो है वो आरबीआई के पास में जमा करवाना होता है, आर से आरबीआई के पास में जमा करवाना होता है। एस फॉर सेल्फ मतलब कि स्वयं के पास में रखना होता है, एसएलआर हो जाता है। वर्तमान में इनकी दरें हैं 18% और इसकी है 4.5%। ठीक बात है। ये जो रिजर्व थे इनकी दरें जो है पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इनको जो है वो कम किया जाना चाहिए। ऐसी सिफारिश किसने करी, एम नरसिम्हन समिति ने, एम फॉर मंकी एम नरसिम्हन समिति ने। पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है ना, जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है उसको भी जो है वो क्या किया जाना चाहिए, 9% के आसपास रखा जाना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है वो क्या हो जाता है,
एक बैंक की पूंजी तथा उसके द्वारा जो जोखिम भारित संपत्तियां हैं, मतलब जितना लोन उसके द्वारा दिया जा रहा है, उनके बीच में कितना अनुपात होना चाहिए? 9% होना चाहिए। मतलब कि पूंजी आपके पास में 9 रुपया है तो ही आप 1 रुपए का लोन दो। ठीक बात है। तो जो पूंजी भारित इसका जो है इन्होंने एक अनुपात दे दिया है ना, पूंजी पर्याप्त अनुपात का। उसके बाद नेक्स्ट चीज और क्या आ गई, इन्होंने बोला, एम नरसिम्हन साहब ने बोला कि साहब जितने बड़े बड़े बैंक हैं, जितने अच्छे अच्छे सशक्त बैंक हैं, उनको तो क्या कर दिया जाना चाहिए? उनका मर्जर कर दिया जाना चाहिए, उनका विलय कर दिया जाना चाहिए। विलय क्यों कर दिया जाना चाहिए? मान करके चलिए देश में एक बड़े आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। जैसे मान लेते हैं अपन की जो है एक दिल्ली से मुंबई के बीच में एक बड़े हाईवे का ही निर्माण करना है। अब उस हाईवे के निर्माण के लिए जो है कम से कम मानकर ही चलते हैं, अपन बात कर लेते हैं 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब किसी के भी पास में एकदम से इतनी पूंजी तो जो है होती नहीं है, तो क्या करें? बैंकों से जो है वो लोन लिया जाए। बैंक इतना लोन देने लायक सक्षम है या नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए कि जो देश का जो आर्थिक सुदृढ़ीकरण है उसको सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए क्या किया जाए कि जितने अच्छे अच्छे बैंक हैं, जितने बड़े बड़े सशक्त बैंक हैं, उनका तो क्या कर दिया जाना चाहिए? एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। और ऐसे बैंक जिनकी आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो खराब हैं, जिनके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, जो कि कमजोर हैं, जिनके एनपीए जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसे बैंकों को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कुछ ही बैंकों को इतना बड़ा बनाया जाना चाहिए जो कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको भी जो है वो कहीं ना कहीं डील कर सके, उनको भी जो है वो भारत के साथ में जोड़ सके। ठीक है। भारत के पास में 8 से 10 जो है कम से कम राष्ट्रीय बैंक जो है वो होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और क्या किया वित्तीय क्षेत्र के अंदर कि जो विदेशी संस्था का निवेश है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो व्यापारिक बैंक हैं, जो कि क्या करते हैं? व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? व्यापार को बढ़ावा देते हैं। केवल उनका डायमेंशन क्या होता है? केवल फोकस क्या होता है कि व्यापार को बढ़ावा देना है। उन सब के लिए भी क्या थे? मार्ग जो है वो धीरे धीरे करके खोल दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कर व्यवस्था। कर व्यवस्था के अंदर सुधार देखिए किस प्रकार से किए गए। साथियों मैंने आपको बताया था कि सरकार को आय जो है वो 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक तो सरकार क्या करती है? किसी के ऊपर टैक्स इंपोज करती है, या दूसरी चीज क्या हो जाती है? जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, उनके माध्यम से क्या करती है? आय को प्राप्त करती है। अब सरकार की जो आय होती है और सरकार का जो व्यय होता है, इसको हम सामूहिक रूप से क्या बोल देते हैं? राजकोषीय नीति का नाम जो है दे देते हैं, फिस्कल पॉलिसी का नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है। अब अगर आय ज्यादा है तो राजकोषीय आधिक्य हो जाएगा, और यदि खर्चा ज्यादा है तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ठीक है। अब सरकार को जो आय प्राप्त होती थी वो होती थी करों के माध्यम से। अभी अपन फोकस क्या है? केवल कर व्यवस्था की बात करें तो केवल करों की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे। तो सरकार को जो टैक्स प्राप्त हो रहा था वो क्या थे? 2 प्रकार के टैक्स प्राप्त हो रहे थे। पहला तो हो रहा था इनकम टैक्स, और पहला मतलब प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष कर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं जो कि मनुष्य के ऊपर डायरेक्टली इंपोज होता है। उसके अंदर से बेस्ट एग्जांपल आ जाता है, एक तो हो जाता है हमारा इनकम टैक्स, और दूसरा जितने व्यापार वाणिज्य काम करते हैं उनकी जो आय के ऊपर लगने वाला कर होता है, इसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, वो चीज हो जाती है। ठीक है। अब चूंकि इनकी दरें जो है इतनी अधिक थी तो आदमी क्या किया करता था कि जो है कर अपवंचना किया करता था, टैक्स की चोरी किया करता था। 1991 की इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या किया गया? उन टैक्स की रेट्स को जो है वो काफी हद तक जो है वो नीचे ले आया गया। उसके बाद में जो टैक्स संबंधी जो कानून थे उनको जो है और अधिक जो है वो सशक्त कर दिया गया, और अधिक जो है वो कठोर बना दिया गया। अब चूंकि टैक्स की रेट्स जो है वो कम कर दी गई, तो इसलिए क्या था कि आदमी ये सोचता था कि चलो यार ठीक है, थोड़ा ही टैक्स है, इसका मैं भुगतान कर लूं, और जो मेरी लायबिलिटी बनती है, जो दायित्व बनता है, मैं उससे मुक्त हो जाऊं। नहीं तो कानून इन्होंने जो है और अधिक कठोर बना दिए हैं, और उसके माध्यम से जो है हमें जो है और ज्यादा आर्थिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। चूंकि पहले क्या थी? टैक्स की रेट्स जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो आदमी क्या करता था? टैक्स देने से खुद को बचा लिया करता था, कोई दूसरा शॉर्टकट निकाल लिया करता था जिसके माध्यम से उसको जो है टैक्स सेविंग हो जाए। ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि जो एक तो आयकर है और एक निगम कर जो है इनको क्या कर लिया? कम कर दिया। और दूसरा क्या होता है कि एक जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर तो मैंने बताया जो मनुष्य से डायरेक्टली जो है सरकार के द्वारा वसूल लिए जाते हैं, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे जीएसटी होता है। मतलब ऐसे टैक्स जिनका भी भुगतान मनुष्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, वो क्या हो जाते हैं? आपके अप्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। जैसे जीएसटी हो जाता है, जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उस टिकट के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो क्या हो जाता है? आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हो जाता है, मनोरंजन कर हो जाता है ना। इस प्रकार जैसे वैट होता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है, तो ये क्या होते हैं? कुछ एक जो है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो है हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज देखिए,
देश की अर्थव्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे, देश को एकीकृत बाजार बना लिया जाए, उसके लिए 2016 में जो है भारत सरकार के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जो है वो पारित किया गया, जिसको जो है जीएसटी को जो है कब से लागू कर दिया गया, 1 जुलाई 2017 से जो है वो लागू कर दिया गया। नेक्स्ट चीज देखिए आप, विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय सुधार के अंतर्गत क्या किया गया? देश की जो मुद्रा है उसका क्या किया गया? सबसे पहले अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन मतलब यह हो जाता है कि देश का जो रुपया है उसको और अधिक जो है थोड़ा सा कमजोर किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ा सकें, जो निर्यात है उनको बढ़ा सकें। हमने क्या करा, जब रुपया को कमजोर कर दिया तो इसका मतलब यह होता है कि पहले मान करके चलते हैं $1 में एक सामान आया करता था, या अपन चलो बात कर लेते हैं $5 में, $1 में 5 सामान आया करते थे। कितना आ रहा है? 5 आइटम आ रहे हैं। और हमने क्या कर दिया कि रुपया को और ज्यादा जो है वो कमजोर कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, $1 में मान लेते हैं अपन 7 से 8 सामान आ रहे हैं। ये हमने इसलिए करा ताकि हमारे जो है एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट हो, हमारा सामान जो है अधिक से अधिक क्या हो, कि जो वैश्विक बाजार है वहां तक पहुंचना सुनिश्चित हो। उसके लिए एक मोटा मोटा सा आंकड़ा है, 18 से 19% तक जो है हमने क्या करा था, रुपए का जो है वो अवमूल्यन सुनिश्चित किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या था कि ये जो करेंसी रेट है, करेंसी की जो एक्सचेंज की जो रेट है वो क्या हो रही थी, पहले जो भारत सरकार के द्वारा नियमित करी जा रही थी, अब क्या हो रही थी, उसको जो है बाजार की शक्तियों के ऊपर छोड़ दिया गया। बाजार की शक्तियों का मतलब हो जाता है मांग तथा आपूर्ति। मांग तथा आपूर्ति के आधार पर करेंसी वैल्यू जो है अब डिसाइड होने लगी थी। ठीक बात है, मांग तथा आपूर्ति को हम कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से क्या बोल देते हैं, बाजार की शक्तियों का नाम भी जो है वो देते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए आप, व्यापार एवं निवेश नीति में सुधार किया। व्यापार एवं निवेश नीति में सुधार हम लोगों ने किस प्रकार से किया कि जितनी परिमाणात्मक प्रतिबंध थे, कौन से परिमाणात्मक प्रतिबंध, इसका मतलब यह होता है भारत में क्या किया हुआ था, हर एक चीज के लिए कोटा जो है वो फिक्स किया हुआ था कि हाँ मान करके चलिए कि इस वित्तीय वर्ष में जैसे हम लोग जो है केवल 100 उत्पाद जो है वो भारत में जो है वो आयात करने वाले हैं। उसके लिए उसके अंदर भी क्या था कि इन लोगों ने जो है कैटेगरी बना दी थी कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इतना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इतना आएगा, है ना, और जैसे मेडिकल के अंदर इतना सामान आएगा, ऐसे अलग अलग क्षेत्र को क्या कर दिया गया, एग्रीकल्चर के अंदर इतना आएगा, मेडिकल में इतना आ जाएगा, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इतने सामान आएंगे, और टेक्नोलॉजी के अंदर ये कोई सामान आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हर किसी को जो वर्गीकृत किया हुआ था। इन्होंने क्या था, हर एक चीज के लिए क्या करा हुआ था, एक फिक्स जो है वो परसेंटेज जो है ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। सबसे पहले तो क्या किया गया, इस जो परिमाणात्मक प्रतिबंध था इसको जो है 1991 की जो आर्थिक नीति थी उसके अंदर इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा आपको अगर कोई भी सामान जो है एक्सपोर्ट करना है उसके लिए क्या होता था, लाइसेंस की आवश्यकता जो है वो लगती थी। ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो, आप क्या लाइसेंस की आवश्यकता जो है वो हुआ करती थी। जितना आप इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट के ऊपर क्या किया जा रहा था, हैवी ड्यूटी जो है वो चार्ज की जा रही थी। उन प्रशुल्कों को भी जो है वो क्या किया गया, कम जो है वो किया गया। अप्रैल 2001 में कृषिगत जो उत्पाद हैं और जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनके ऊपर से भी क्या किया गया, ये जो प्रतिबंधात्मक जो प्रतिबंध है इसको भी क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तथा भारत से जो सामान बाहर निर्यात होते थे उन सामानों के ऊपर से भी क्या है, ड्यूटी जो प्रशुल्क थे उनको जो है क्या कर दिया गया, पूर्णतः जो है वो समाप्त कर दिया गया। ठीक बात है, तो यहां तक जो है ये टॉपिक साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा कि लिबरलाइजेशन के अंदर, उदारीकरण के अंदर हमने क्या करा कि जितने मैक्सिमम प्रतिबंध जो है देश की अर्थव्यवस्था को जकड़े हुए थे उनको जो है हमने मुक्त करने का प्रयास किया था। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग जो है प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण, इनके बारे में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि एलपीजी को लागू करने के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो है कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। तो मिलते हैं साथियों हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।